You have to understand when you want to migrate to one of the countries like Canada, Australia, Europe, in UK, यहाँ का migration आपकी Gulf countries की migration से थोड़ा सा different है. यहाँ जाने के लिए आपको you have to follow the proper pathway and those pathway have to lead you to the right country. For an individual, it is very important that what pathway he chooses. हर इंसान की different profile है. I know for a normal person it's very hard to grasp, but when it comes to the criteria, क्योंकि उसमें age, education, work experience और बहुत सारे factors आते हैं. इन सब को देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है विच वन इज द राइट पाथवे. आपको ये देखना है कि आप जब किसी भी कंट्री में फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स काम करते हैं तो उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इन रिटर्न क्या मिल रहा है. पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए. करंटली जो हम पासपोर्ट होल्ड करते हैं, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट. इट डज नॉट अलाउ अस टू ट्रैवल इन डिफरेंट कंट्रीज. व्हेन यू गो टू वन ऑफ दीज कंट्रीज एंड यू सिक्योर देयर पासपोर्ट, दे गिव यू एन एक्सेस टू द होल वर्ल्ड. अगर कोई लोग इन पाथवेज, इन गलत रास्तों के जरिए वहाँ पहुंचे तो क्या वो वहाँ पे सेटल हुए हैं, क्या उन्होंने कुछ बना लिया है? ऑफ कोर्स नॉट. Still struggling. मैं बड़ा क्लियरली लोगों को ये कहूंगा कि rather than going for such option, you stay in your home country if it is not feasible for you. इसी amount of money जो कि आप इस तरह के wrong options में invest करके अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के and you end up having loss of your life, आप legit options में apply करें. Of course risk factor ज़्यादा होगा. You might get through, you might not get through, but at least you will not lose your life. Assalamu alaikum everyone, welcome to the podcast. I know it's been a very long time. We have shot the last podcast and we are back on track with a very interesting topic and with a very interesting guest. आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स के लिए. सो लेट्स गेट इनटू इट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद उस्मान साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ख़ासतौर पर आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका जो है वो रुझान है यूरोप कंट्रीज़ की तरफ और बाहर मुल्क, मतलब उनका जो है वो मूव करने का काफ़ी ज़्यादा प्लान है. सो यू आर एन एक्सपर्ट इन बिजनेस एंड स्किल माइग्रेशन, राइट? सो टेल अस समथिंग अबाउट इट फर्स्ट कि ये बेसिकली है क्या एंड आपकी सर्विसेज बेसिकली इन सब के रिगार्डिंग क्या है? ओके. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ अपना और अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं इस वक्त मुंसलिक हूँ. मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है एंड आई बिन वर्किंग विद दिस माइग्रेशन कंसल्टेंसी बिजनेस फॉर द पास्ट 5 years नाउ. इससे पहले मेरा कुछ एक्सपीरियंस था इन द IT और उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस मेरा जो है वो पब्लिक रिलेशंस में भी रहा है. सो दैट्स व्हाई आई नो द मार्केट एंड आई नो द पीपल. सो मेरे लिए यानी प्रेफर्ड था कि मैं इस बिज़नेस की तरफ जाऊँ. व्हेन इट कम्स टू माइग्रेशन फॉर स्किल्ड एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आपने कहा, बेसिकली मैं इसका एक इन अ नटशेल आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. बेसिकली कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि when you want to migrate to one of the countries like big countries like Canada, Australia, Europe, in UK, यहाँ का माइग्रेशन आपकी गल्फ कंट्रीज़ की माइग्रेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है. यानी एक जनरल परसेप्शन है लोगों के दरमियान के इन कंट्रीज़ में भी जाना ऐसा ही है जैसे आप किसी गल्फ कंट्री में मूव करते हैं. यहाँ से आपको वर्क वीज़ा या फ्री ID ले लेते हैं और उसकी बेस पर आप वहाँ जा सकते हैं. सो इट्स अ बिट डिफरेंट इन अ वे कि इन कंट्रीज़ में क्योंकि लोगों का इनफ्लो, लोगों का जो रुझान है कम, यानी वहाँ पर आने का वो थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने डिफरेंट सिस्टम्स बना रखे हैं. सो लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यहाँ जाने के लिए आपको यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर पाथवे and those pathway have to lead you to the right country. But for an individual, it is very important that what pathway he chooses to migrate to one of these countries. Okay. तो बेसिकली एक इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि अभी जो मोस्टली लोग जिनसे मैं मिलता हूँ उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारे लिए राइट कंट्री कौन सी है, विच वन इज़ द राइट कंट्री, विच वन इज़ द राइट पाथवे. सो दैट्स वेयर बेसिकली द माइग्रेशन कंसल्टेंसी और अ कंसल्टेंट कम्स इन टू गाइड देम टुवर्ड्स द राइट पाथवे. अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को या बिजनेस इंडिविजुअल्स को यही कन्फ्यूजन होती है कि हम लोगों के लिए कौन सा जो है वो जो बेस्ट प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग अगर प्रॉपर थ्रू चैनल चलेंगे तो हम लोगों को जो है वो सक्सेस होगी और वो जो हम लोगों का प्रोसेस है वो इंटायरली जो है वो सक्सेसफुल रहेगा.
देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत वेग है. इसको इन अ सेंस आप देखिए कि हर इंसान की डिफरेंट प्रोफाइल है. इट्स वेरी, आई नो फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट्स वेरी हार्ड टू ग्रास्प, बट व्हेन इट कम्स टू द क्राइटेरिया, क्योंकि उसमें एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. सो इन सब को देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है विच वन इज़ द राइट पाथवे. बट जनरली आप ये समझ लीजिए कि इफ़ समवन इज़ अ स्किल्ड वर्कर, सो इस वक्त जो करंटली दुनिया में दो ऑप्शंस जो बहुत ही अट्रैक्टिव, और एक्चुअली those are the only two options available, which is Canada and Australia. So अभी यही दो options हैं, और इन्हीं दो countries में different pathways हैं, जिसमें कुछ point based systems हैं और कुछ without point based systems programs भी available हैं. So दोनों में apply करके जो है लोग अपना right pathway के through migrate कर सकते हैं. अच्छा, ये ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं इनका जो बेसिकली रुझान होता है वो ज़्यादातर ये यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इस तरह की बड़ी कंट्रीज़ में इन लोगों का रुझान होता है कि मतलब हम लोगों ने जाना है और वहाँ पे स्टडी करनी है, देन जॉब. इसकी क्या रीज़न है कि मतलब बच्चों का जो है वो सबसे ज़्यादा रुझान इन्हीं कंट्रीज़ की तरफ क्यों होता है? देखिए सबसे मेन चीज़ जो होती है, आपको ये देखना है कि आप जब किसी भी कंट्री में फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स काम करते हैं तो उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इन रिटर्न क्या मिल रहा है. सो दीज कंट्रीज प्रोवाइड यू विद सम बेनिफिट्स. फॉर एग्जांपल फ्री एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन अप टू हाई स्कूल, unemployment benefit जिसमें even if you're not having a job, these countries will give you a benefit. So आप fund ले सकते हैं और you can continue there. तो इस तरह का है. फिर इसके अलावा आपको चाइल्ड केयर अलाउंसेस मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज में. फॉर एग्जांपल पर चाइल्ड $600 to $800 यू गेट एवरी मंथ. सो प्लस यहाँ पर आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है विच ऑल्सो कैन लीड टू अ पासपोर्ट. फॉर एग्जांपल अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए. करंटली जो हम पासपोर्ट होल्ड करते हैं इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, सो इट डज नॉट अलाउ अस टू ट्रैवल इन डिफरेंट कंट्रीज. सो when you go to one of these countries and you secure their passport, they give you an access to the whole world. So basically दुनिया में जहाँ भी आपको जाना होगा और जहाँ भी जाकर आप अपना काम करना चाहते हैं, you can do it very very easily. Permanent residence से आप उस country में let's say जैसा कि आप अभी हमारे मुल्क की सिचुएशन जानते हैं, if things go south here, you can move very easily to one of these countries and you can settle over there. So it's like a backup option. कुछ लोगों की ये प्रेफरेंस होती है. इसके अलावा सबसे मेजर जो इस वक्त रीज़न चल रहा है लोगों का मूव करने का, वो है कैरियर एडवांसमेंट. हमारे यहाँ इवन इफ़ यू डूइंग द बेस्ट ऑफ द जॉब्स यू आर नॉट गेटिंग पेड इनफ. सो दीज कंट्रीज आर पेइंग वेरी हैंडसम सैलरीज फॉर दीज, देयर आर सर्टन ऑक्यूपेशंस, एंड प्लस एट द सेम टाइम दे गिव यू very good benefits for your children, for your family. So this is the main reason why people are preferring to move to one of these countries. According to you, वैसे again ये सवाल जो है कि बेसिकली यंगस्टर्स के लिए कौन से कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा, यूरोप या शेंजियन हो गए या इस तरह के कंट्रीज़ बड़े जितने भी हैं, जो वो सूटेबल हैं जॉब्स के लिए, सूटेबल हैं एजुकेशन के लिए या बिज़नेस के लिए? मतलब अगर इनको कैटेगराइज किया जाए तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो जॉब्स के लिए बेस्ट हैं, जो बिज़नेस के लिए जो है वो बेस्ट हैं, और कौन से जो है वो एजुकेशन के लिए तो ख़ासतौर पर मतलब स्टूडेंट्स का रुझान कम ही होता है. ज़्यादातर यही होता है कि जॉब की ओर सेटल हो गए वहाँ पे, वो ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो यही होती है. तो बेसिकली अगर कैटेगराइज किया जाए तो कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो आर द बेस्ट फॉर दीज थ्री कैटेगरीज? देखिए देन अगेन आई विल कम बैक टू माई ओल्डर पॉइंट दैट ये डिपेंड करेगा उस पर्सन, उस दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन की प्रोफाइल पे. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ लग्जरी नहीं है आपके पास कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप स्किल माइग्रेशन के थ्रू if you want to migrate to one of these countries, you have to accept the right option and you have to go to one of the right persons who can guide you toward what is your right option. For example, आप एक country में जाने के लिए try कर रहे हैं जो कि आपका dream है, but वहाँ की जो pathways हैं, वहाँ की जो streams हैं वो आपको suit नहीं कर रहे, then you will not have any success. Eventually you will end up in your country and you will be spending a lot of effort, a lot of time, and it will be in vain. So that is where a consultant comes in, that is where a proper person comes in who can guide you towards the right pathway. So one needs to apply for the right country. That's what my point is basically, कि बहुत सारे options available हैं, बहुत सारी countries भी available हैं, but one has to select the right option for themselves. When you say the consultant, here in Pakistan, the consultant don't,
carry a very good reputation, if I say. Yeah. So I was afraid you're going to ask me that question. Exactly. तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है, कई सारी जो है वो लोग हैं, उन्होंने कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड की होती हैं जिनका रिव्यू जो है वो कंसल्टेंट्स के हवाले से ठीक नहीं होता कि ये इतने पैसे नहीं होते और इतने मांग लिए जाते हैं और उसके बाद भी रिफ्यूज़ल आ जाता है। और इस तरह के काफ़ी सारे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मार्केट में कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो एक यंगस्टर को ख़ासतौर पर जो है वो फेस करना पड़ते हैं। इतने एक्सपेंसेस एक यंगस्टर, एक आम यंगस्टर्स के पास जिसका एक बड़ा मोटिव है अपनी लाइफ को एक गोल उसने अचीव करना है, उसके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है, उसका एक प्रोग्राम है स्टिल कि मैंने बाहर जाना है और काम करना है। ठीक है, इवेंचुअली अगर उसका प्रोग्राम यही है कि मैं वापस आके पाकिस्तान में जो है वो अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करूँगा एंड ऑल दैट, जो कि बहुत कम होता है, जो कि विच इज़ वेरी रेयर एज वेल। तो व्हाट आर द बेसिकली कॉमन चैलेंजेस दैट आप पाकिस्तानी, एज यू सेड कि आपका पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से भी काफ़ी मतलब रिसर्च भी है, सो व्हाट are those challenges that a youngster and a student has to face when it comes to migrate to other country? Okay. See, when it comes to migration, particularly I will talk about the skill migration. In generally आप किसी भी migration category को ले लीजिए, but particularly अगर हम skill migration की बात करते हैं, देखिए जो destined country है वो उसकी एक requirement है. Right. They are expecting people as per their requirement. Now if the person who is trying from Pakistan or any part of the world does not qualify or does not meet the criteria of the destined country, that person will struggle. He will not be able to get the required outcome, the required result. What I'm trying to say basically, for example, language की आप example ले सकते हैं. I was going to ask you this question कि काफ़ी सारी जो है वहाँ पहुँच कर भी जो है वो मतलब हम लोगों को या स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे challenges वगैरह फेस करने पड़ते हैं, वो क्या क्या हैं? So carry on with the language. मैं पहले थोड़ा सा आपको यहाँ से जाने के जो challenges हैं उनके बारे में बता दूँ, जो जनरली पब्लिक फेस करती है, जिसमें सबसे बड़ा लैंग्वेज का एक कंसर्न होता है, जिसमें एक IELTS या PTE का एक लैंग्वेज टेस्ट है। तो ऑफ कोर्स देखिए, वन ऑफ दीज कंट्रीज दे आर एक्सपेक्टिंग पीपल हु कैन स्पीक गुड लैंग्वेज, या सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट व्हेन यू आर गोइंग टू गो ओवर देयर, यू आर गोइंग टू वर्क एंड यू आर गोइंग टू स्पीक विद अदर पीपल इन द नेटिव लैंग्वेज, इन इंग्लिश। सो what happens कि जब आप इस टेस्ट के लिए जाते हैं, majority of the people that I meet, what they do basically, they think of it as just another test, just as a normal other test. So ये थोड़ा सा मिस परसेप्शन है इसके बारे में. दिस इज़ द टेस्ट वेयर यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू नीड टू टेक प्रॉपर गाइडेंस एंड देन यू नीड टू अटेम्प्ट इट इन अ प्रॉपर मैनर, देन यू विल बी एबल टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. सो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं फेस करता हूँ यंगस्टर्स में जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं माइग्रेशन के लिए, वो लैंग्वेज का एक कंसर्न है जिसको वो पास नहीं कर पाते. इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है. एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि एक अजम्पशन है आपकी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, और एक है कि एज़ पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमिग्रेशन आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है. सो यू हैव टू मीट द क्राइटेरिया. As long as you're not meeting the criteria, you will not be able to qualify. So that is where it is very important for a person to know exactly what his profile is, और उसके क्या पॉइंट्स हैं, उसकी क्या प्रोफाइल है, देन ओनली ही विल बी एबल टू क्वालिफाई एंड ही विल बी एबल टू माइग्रेट. सो ये कुछ पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं जो कि लोग फेस करते हैं. इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, देखिए जब फाइनेंसेस की बात आती है, ऑफ कोर्स इट्स अ माइग्रेशन प्रोसेस, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट अमाउंट गोइंग टू बी इन्वेस्टेड हियर. व्हाट पीपल थिंक कि जी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जनरली बस एक एप्लीकेशन है, उसको हमें प्रोसेस करना होता है और उसके बाद ये सारा कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है. Whenever you go for immigration for any country, whether it's Canada, Australia, UK, Europe, you should be able with ready with a significant amount with yourself, so you can make some expenses. It's a process that is going to cost you some money. Whether you're going to apply with a consultant or without a consultant. Of course, there are going to be a certain expenses which you have to make. There are going to be some money that you have to show in your bank account. So of course, you should be having some financial background, financial a bank, money pool. You should be having some pool of money, so you can make one of these expenses. Yeah. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कई सारे लोग होते हैं, अगेन जैसे मैंने कहा कि कंसल्टेंट्स की जो है वो रेपुटेशन जो है वो यहाँ पे मतलब लोग कैरी नहीं करते सही तरीके से, और लोगों के दिमाग में, जहन में काफ़ी सारे जो है वो खदशात रहते हैं कि यार अगर इस बंदे के पास गए तो
मतलब हम लोगों के साथ धोखा ना हो जाए, या कई सारे लोग होते हैं जो इस तरह की बात करते भी हैं कि यार हम लोगों के साथ हुआ है या इस तरह की प्रॉब्लम है, या प्रोसेस जो है वो ख़ास तौर पे वो इतना लंबा या इतना लेंथी नहीं होता, 5-5 6-6 महीने का नहीं होता, बट स्टिल कंसल्टेंट जो है वो जानबूझ के उसको इतना डिले करते हैं कि भी आपकी प्रोसेसिंग में फ़ीस, प्रोसेसिंग अभी चल रही है, आपका वीज़ा लगेगा, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स ये ऐसी है वैसी है, और ये इस तरह इनके प्रोसेस को काफ़ी जो है वो लेंथी कर दिया जाता है। तो विच आर द की पॉइंट्स के आपको बेसिकली पता चल जाए कि लेट्स से कि आप समझते हो कि मैं अपने तौर पे जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो विच आर द बेसिकली की पॉइंट्स के आपको वो देखने चाहिए कि एक कंसल्टेंट में कि यार ये मेरे सवालात का जवाब अगर कंसल्टेंट दे देगा तो ही इज़ गोइंग टू प्रोसेस माई केस फॉर दिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली व्हेन सेलेक्टिंग एंड कंसल्टेंट। बेसिकली देखिए मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे आते हैं जो कि ऑलरेडी इसी तरह के कंसल्टेंट्स के पास जाकर अपनी मनी और अपना टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, एंड देन दे आर फ्रस्ट्रेटेड एंड अनॉयड एंड दे आर नॉट रेडी टू वेट फॉर अ लेजिट टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड। सो और अपना फ्यूचर भी वो दाव पे लगा देते हैं। सो the question was कि what is the criteria, how you can verify a consultant who which one is the right one and the wrong one. So सबसे पहली चीज़ तो आप इसमें ये देखिए दुनिया में किसी भी फील्ड की तरह, जैसे आप डॉक्टर्स को ले लीजिए, इंजीनियर्स को ले लीजिए, इसके अलावा पायलट्स को ले लीजिए, कोई भी फील्ड दुनिया में हो उसका एक लाइसेंस होता है, एंड आप हमेशा उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके पास लाइसेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक डॉक्टर के पास जाना है और उसके पास राइट सेट ऑफ डिग्रीज और राइट सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो आप कहेंगे यू आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस। सेम अप्लाइज टू द कंसल्टेशन. This is a field which requires a license. So for example, when you're going for a consultant, when you're selecting a consultant for yourself, the very first thing you need to do is verify that consultant online. For example, आप कनाडा के लिए सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कनाडा की गवर्नमेंट ने IRCC की एक वेबसाइट बना रखी है। वेबसाइट का नाम क्या? इसको आप IRCC सिंपल आप गूगल पे टाइप करके आप उसको IRCC जी, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, यू कैन वेरीफाई। सो वहाँ पर आप किसी भी कंसल्टेंट का अप्रूव्ड लाइसेंस नंबर एंटर करने के बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप कंसल्टेंट का नेम, कंसल्टेंट किस कंपनी के साथ बिलोंग करता है, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। सेम थिंग अप्लाइज टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो फॉर एग्जाम्पल अभी जिस इदारे के साथ मैं मुंसलिक हूँ वो भी एक अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड अदारा है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन टेल टू द पीपल वेरी कॉन्फिडेंटली। ठीक है, सो दैट इज़ वेयर द डिफरेंस कम्स इन। देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट विदाउट लाइसेंस, दे आर नॉट इवन लाइसेंस्ड, they don't even know what they're doing. And what they do basically, for example, आप उनके पास आए, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन आप ही के बिहाफ पर प्रोसेस की, they are not doing anything special and they are not licensed, they are not the experts. Okay. So this is the very important and very first thing you need to do. You need to verify your consultant whether they have the license to practice immigration or not. You took the name Australia, but before we go to that, मुझे कनाडा के बारे में बताइए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एज अ जनरल स्किल्ड उसके लिए। तो मुझे उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि अगर मेरे पास एक जनरली एक स्किल है, लेट्स से मैं मेरे पास कोई किसी किस्म की भी, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो एज यू सेड कि मैं डॉक्टर हूँ या इस तरह की कोई भी, मतलब मेरे पास एक स्किल है प्रॉपर जिसके ऊपर जिसको लेके मैं आगे चल सकता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली अगर मैंने अप्लाई करना हो कनाडा में, तो उसका बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे कर सकता हूँ मैं उसको? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि कनाडा गवर्नमेंट जो है इस वक्त दे हैव अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1 million people over the next decade. Oh, they do? Yes, and they have a very huge requirement for particularly skilled workers. So yes, there is a margin of opportunities available, but then again I will come back, I will go back to my the point where you have to apply through the right process. Now the government of Canada has created different pathways. There are a lot of pathways depending upon their provinces and the cities and all that, but the most viable process through which people apply these days is called express entry. Okay. It's a simple point based system where you have to meet the points criteria. I heard the term expressway, लेकिन ये इसके बारे में थोड़ा सा गाइड भी कर दीजिएगा कि क्या है? ये बेसिकली देखिए
कनाडा की स्किल माइग्रेशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, उसको एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं बेसिकली। एक्सप्रेस एंट्री इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम। इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली एक फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है, ठीक है, और इसके अलावा PNP का प्रोग्राम है, विच इज़ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। इजी डाउन फॉर मी, क्योंकि ये टर्म्स जो भी आप ले रहे हैं ये मतलब इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर मी। यस ऑफ कोर्स। तो ये कैसे मतलब एक आम बंदे को अगर समझाना हो कि मतलब मेरी एक जनरल सी बड़ी लो की सी एक स्किल है लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्किल है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट हेयर राइट नाउ, सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा गाइड करें इन अ वेरी इजी वे कि ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये बेसिकली इसको आप क्या कह सकते हैं, किसके थ्रू आप जो है वो ज़्यादा इजीली देखिए, जनरली अगर आप ये समझ लीजिए दैट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैज़ अ प्रेफरेंस कि आप लोग, कोई भी इंसान अगर कनाडा में आ रहा है, सो दैट पर्सन शुड बी मूविंग टू द पर्टिकुलर एरिया वेयर ही इज़ रिक्वायर्ड। सो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट किस्म के पाथवेज बनाए। सबसे पहले उन्होंने फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम बनाया है, जिसके थ्रू अगर आप माइग्रेट करते हैं कनाडा में, सो देयर इज़ नो लिमिटेशन, यू आर अलाउड टू गो बिकॉज इट्स अ फेडरल प्रोग्राम, इट अलाउज यू टू गो एंड सेटल एनीवेयर इन Canada. Then again, they have a provincial nomination program. So, for example, you want to go to Canada and your occupation is in demand in some particular province, right? So, that particular province, if you have an expression of interest launched in that particular province and that province selects your profile, then you can also go through a provincial nomination program, but that one comes with an obligation that you have to go over there and you have to settle in that province and you have to spend at least 2 years over there initially, just to address their job market needs. That's why the government of Canada has made it that way. सो आप ये करके वहाँ जा सकते हैं। ये 2 मेन जनरल पाथवेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ जॉब बेस्ड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जिसके बारे में मेजरली लोग नहीं जानते। ये एक्सप्रेस एंट्री की टर्म या ये जो है ये तो मेजरली लोग, इट्स अ फेमिलियर टर्म, बट जो जॉब बेस्ड प्रोग्राम है इस वक्त कनाडा में पर्टिकुलर एरियाज़ की जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशली डिज़ाइंड प्रोग्राम्स, टेलर मेड प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं, जिसमें सर फहरिस्त है RNIP, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इसके अलावा अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। So rural northern immigration pilot program, it allows skilled workers like you, for example, if there's a person who's having a very basic knowledge like a high school level of education, and if the person is having basic understanding of English, that person can apply, he can get hired from the source country and he can migrate to Canada with the PR. Same applies to the Atlantic immigration program as well. So ये वो program है जिनके through people the people are migrating through a very easy pathway, because अगर आप express entry में जाते हैं तो वहाँ पर point system थोड़ा सा high requirements के साथ है, which is bit challenging for a normal person to meet. But when it comes to job based programs for जो कि certain areas को cover करते हैं Canada के, it's very easy to migrate. It's only high school level of education that is more than enough to go over there. So what's the ratio of Pakistanis who got selected in Canada? Most of the time you have the market research, no? So what's the ratio of Pakistanis basically? I mean, Pakistani has the weakest passport ever. So right now in these situations, so what do you think there has the ratio of selection in Canada and these kind of countries? Okay. See, first of all, you have to understand that Canada or Australia, both of these countries, they do not have any specific preference based on the nationality or the caste or the religion or मतलब anything like that. आपका पासपोर्ट जो वो वीक हो या ना हो या आपकी कंपनी के ऐसे कोई मतलब it doesn't make any difference if you're having a weak passport or strong passport, but it doesn't matter. Yes, no, but okay. Yes, of course they have some quota system based on the countries, so of course they allocate their immigration requirements based on that. But yes, if you think that my country situation is bad and that is going to impact my immigration process, for Canada and Australia it's not that way. Okay, so tell us about the Australia eligibility criteria for skilled workers. Okay, so the way it works for Australia is that first of all, the Australian immigration for skilled worker works based on a list. So they have a demand list, and your occupation has to be in the demand list, of course, then only you can apply. Currently, their main preference lies with the engineers. So, for example, if there are electrical engineers, mechanical engineers, electrical engineer, इन लोगों का बहुत high scope है वहाँ पर, और उनका immigration system जो है इस वक्त उनके पास 3 सब क्लास वीज़ाज हैं, जिसमें सर फहरिस्त है 189, 190 और 491। 189
just like Canada, it allows you to go and settle anywhere in Australia. Then there is 190, which is a state nomination, which you go to and you go to Australia. Again, easy down for us. Come on. Okay, so 189 is a visa category. For example, आपने apply किया as an engineer and you met the criteria. Okay, and you are going to Australia under this visa category, you will be allowed to settle any part of Australia. But if you got selected as an engineer under 190, you will be going to a specific state or territory of Australia. उससे बाहर नहीं जा सकते आप. Yes, and then there is the 491 visa, which is the regional category visa, which allows you to settle in the regional parts of Australia. So these are three different generalized categories. We call it the GSM, General Skill Migration for Australia, through which majority of the people are applying. But पाकिस्तान के लिए मैं स्पेसिफिकली ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि पाकिस्तान में एक ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो कि इंजीनियरिंग से मुंसलिक है, एंड दे for Australia migration is a very very good option right now, and they're looking for better opportunities. It's a very good country that is providing very good salaries to the engineers as well. So currently, if there is an engineer having a bachelor's degree, having a 4 or 5 years of experience, and that person is going between 30 to 35 years of age, that person has a very good profile to migrate to Australia at the moment. Acha, what is GSM program? It's called General Skill Migration. These are the 3 visa categories which I just described to you. अच्छा, मुझे ये बताइए कि basically how do you get to know कि engineers के लिए या एक आम इंजीनियर से लो कि अगर किसी बंदे की स्किल है, तो how do you know कि कनाडा की इस GSM प्रोग्राम में जो है वो उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको कैसे पता चलेगा कि इनके क्या क्या की पॉइंट्स है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? हाउ डू यू गेट टू नो दैट? सो व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग द राइट प्रोसेस फॉर एज अ लो स्केल प्रोफेशन यू वर सेइंग, सो देखिए सबसे पहले देखना ये पड़ता है कि उस पर्सन की टोटल प्रोफाइल क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है. सो एंड दैट इज़ वेयर अ लाइसेंस्ड प्रोफेशनल इमिग्रेशन एक्सपर्ट विल बी एबल टू डिटर्मिन कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है. ठीक है, वन कैन डिटर्मिन दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देमसेल्फ एज वेल, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज नॉर्मली लोगों की जो परसेप्शन होती है इमिग्रेशन को लेके वो एक्यूरेट नहीं होती. अ पर्सन हु हैज़ बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स विल बी एबल टू डू इट इन जस्ट सम सेकेंड्स, वेदर यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, so it will take a lot of time and a lot of effort. So yes, there are pathways available for almost everybody, but you have to apply through the right process. क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें एज क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्राइटेरिया है, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है. डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन रिक्वायरमेंट आप राइट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं. बट एक चीज़ मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग एन एजुकेशन, नॉट इवन हाई स्कूल विच इज़ 12th इंटरमीडिएट जिसको पाकिस्तान में कहते हैं, सो आप एज अ स्किल्ड वर्कर इट्स नॉट प्रेफर्ड कि आप उसको अप्लाई करें. बिकॉज हमारे यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गलत कमिट कर रहे हैं कि आपका हो सकता है, और इसकी बेस पे बहुत मेजरली लोगों का जो है वो पैसा लूटा जा रहा है. सो one thing, it's very clear that if you're not having the right set of education, which is high school preferably, and at the same time if you're not having understanding of English specifically, the basic understanding of English, then you should not consider Canada as a destined country because it will not work out for you. So ये एक चीज़ है जो कि it's very black and white. इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, confusion नहीं है, किसी को confuse नहीं होना चाहिए कि क्या मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता. If you're not having this qualification, you should not take you should not make Canada your destination, because it will not be a right option for you to move there as a skilled worker. ठीक है, अगर तो यही क्राइटेरिया हो तो फिर व्हाट डू यू थिंक किस मुल्क के लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, खासतौर पर शेंजन या यूरोप कंट्रीज में? के देखिए यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ये तो कर दो साइड पे, ठीक है, इसको तो आप नहीं कर सकते, आप इस जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे, तो यू शुड नॉट कंसिडर इट. तो विच कंट्रीज आर द बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? देखिए इसमें सबसे पहले अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है वो यूरोप का है, क्योंकि यूरोप
में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं, शेंजन कंट्रीज़ हैं, जिसमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, स्किल वर्कर की रिक्वायरमेंट रहती है. बट यू हैव टू लुक फॉर द राइट ऑप्शन. देन अगेन, ठीक है, आपकी जो स्किल है वो उस कंट्री में रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है, या फिर आप जिस पर्सन की हेल्प ले रहे हैं, बिकॉज उसमें आपको वर्क परमिट पे जाना होता है, एंड यू हैव टू वर्क देयर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंस एंड स्किल माइग्रेशन, द परमानेंट रेजिडेंसी एंड द सिटीजनशिप. सो उसके लिए आपको देखना होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कारपेंटर हैं, और जिस कंट्री में आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप ये कर रहे हैं या प्रोसेस है वो आपको हेल्प आउट कर रहा है वर्क परमिट के लिए, वेदर दैट पर्सन एक्चुअली डज हैव सम अपॉर्चुनिटीज और नॉट, वेदर दैट पर्सन इज अ लेजिट पर्सन हु इज डूइंग दिस वर्क और नॉट. बिकॉज यूरोप के नाम पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसमें लेजिट काम नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जो लेजिट काम भी कर रहे हैं, और उनके थ्रू लॉट ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग ओवर देयर एंड सेटलिंग ओवर देयर एज वेल. सो इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपको यूरोप एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन चूज़ करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर ओनली दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया एज ऑफ नाउ. इन फ्यूचर अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो फिर सिचुएशन वहाँ भी चेंज हो सकती है. इज़ इट पॉसिबल कि अगर मेरे पास एक स्किल है, थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी है, तो मेरे लिए क्या कोई ऑप्शन ऐसा है कि मैं डायरेक्टली कोई क्लाइंट वहाँ पर तलाश करूँ किसी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो मुझे वहाँ से स्पॉन्सर कर दे, या मतलब अगर मुझे जॉब मिल जाती है वहाँ पर, तो am I going to need a consultant to process my visa, or I can do it myself? Okay. See, when it comes to doing something yourself, of course, the shirt that you're wearing right now, you can buy it from the market, right? The clothes, and you can stitch it at home. But you did not do it. You just went to the market and you bought it for yourself. Why you did it? Because you wanted to save time, you wanted to save all the efforts and everything. You just said, okay, I will pay you this X amount of money and I will buy my jacket. It's the same thing over here. If you want to do it yourself, you can do it, but आपको फिर वही रिसर्च करनी पड़ेगी जो 10-20 साल की रिसर्च एक कंसल्टेंट ने की भी है, वो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी. सो इट्स बेटर कि आप उसकी सर्विस ले लें, just like any other service, and you let the experts do their job. Okay, it's not about that one cannot do or one can do or cannot do. One can do, of course, but if you want to do it right, if you do not want to if you don't want your application to be messed up, honestly, then you should. जो कि most of the time हो भी जाती है. Of course, खास तौर पे जो initiate कर रहे होते हैं अपनी applications. It happens. Secondly, when you are going for one of these processes, many people you will ask for suggestions, and many people will give you different suggestions, and you will be ending up having your application rejected. So when it comes to migration, this is not something to take lightly. Of course, your future depends on it. So यहाँ पर आकर थोड़ा सा आपको एहतियात से करना चाहिए, और I think taking help of someone expert is not really a bad option. तो वो उस तरह से आपको करना चाहिए. ओके, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस कैटेगरी कि अगर मुझे लेट्स से कि किसी भी मुल्क में एज ऑफ नाउ, मतलब आजकल के दौर में, आजकल के टेन्योर में, अगर मेरे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी अच्छे मुल्क में, या मुझे, तो व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस फॉर मी? ओके, देन अगेन डेस्टिनेशन कंट्री मैटर करेगी कि आप कहाँ पर जाकर सेटल होना चाह रहे हैं, या कहाँ पर आपके जो बिज़नेस प्लान आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली आप करना चाह रहे हैं, और कितनी इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट बिजनेस माइग्रेशन, it's about the capital, it's about the investment that is readily available with you. Okay, but let's say majority of the people that we meet, they want to move to Canada. Okay, so Canada में इस वक्त बहुत अच्छे options available हैं, इसमें entrepreneur streams भी हैं, और Canada startup के नाम से एक program available है, जिसमें for example most of the people by the way don't know about this process. ये एक ऐसा प्रोग्राम है, लेट्स से आप एक इंडिविजुअल हैं, ओके, एंड यू जस्ट हैड एन इनोवेटिव आइडिया दैट फॉर एग्जांपल मेरा एक आइडिया है, इट्स इनोवेटिव, एंड इफ़ दिस आइडिया इज़, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये आइडिया कनाडा में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, सो वहाँ की मार्केट में ये कनाडा ये आइडिया जो है ये बहुत तेज़ी से फ्लरिश करेगा और ये बिज़नेस बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा. और अगर आपकी इस एनालॉजी के साथ, आपके इस कॉन्सेप्ट के साथ कनाडा की एक अथॉरिटी भी एग्री कर जाती है, सो दे विल इंडोर्स योर आइडिया, एंड बेस्ड ऑन दैट आइडिया यू विल गेट परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा.
And for example, it's Canada startup, so you can also include some partners with you. You don't have to do it alone. You can be a set of 3 people, 4 people, 5 people, and you can start a business over there in a much lower investment also, and you can get your permanent residence with you and your family. अगर मेरे पास अमाउंट है, एक ठीक ठाक अमाउंट है जो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे भी उसी प्रोसेस से दोबारा वो गुजरना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मैं अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ या बिजनेस करने की कोशिश करता हूँ और वहीं की वहाँ पर जाके मुझे सेटल भी होना है, तो क्या मुझे वो दोबारा उसी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? लाइक वीज़ा प्रोसेसिंग एंड आइल्स करना और लैंग्वेज बैरियर्स जो हैं वो सारे उसी तरह के चैलेंजेस से मुझे भी गुजरना पड़ेगा जो एक आम मतलब स्किल्ड वर्कर को गुजरना पड़ता है या स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, या इनके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है? जी देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स जब आप एक बिजनेस इन्वेस्टर के तौर पर अप्लाई करेंगे, सो यू विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन द आइल्स स्कोर, इन द वर्क एक्सपीरियंस. यस, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नल एंड वॉइड हो जाएंगी. देयर विल बी सम रिक्वायरमेंट्स, देयर विल बी अ क्राइटेरिया फॉर अ बिजनेस इन्वेस्टर ऑल्सो, but they will be much relaxed. It's a very normal process, and majority of the cases we have never encountered in our experience कि कोई ऐसा individual हो जिसके पास financial capability available हो और वो जो basic criteria है उसको meet ना कर पाए. So it's highly unlikely, but yes, there is a criteria. Okay, what is the least amount you can invest in all of these countries? और मैं अगर पूछूं कि कौन सी कंट्री जो है वो आप प्रेफर करेंगे कि जिस जगह पर इन्वेस्ट करनी चाहिए और उसके लिए कितनी लीस्ट अमाउंट आपके पास होनी चाहिए? देखिए, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स और माइग्रेशन थ्रू बिजनेस इन्वेस्टमेंट, वन शुड बी हैविंग लाइक मिनिमम, एक ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज एंड द क्राइटेरियाज, बट येस, वन शुड बी हैविंग एट लीस्ट $100,000 ready with them. Yeah, so like the least program, even if you want to go for, so $100,000 one should have to go to one of these countries and settle down there. हर किसी की अपनी डिफरेंट मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप इस मुल्क में इतने कर सकते हैं, या ये सिर्फ कनाडा का है या? जी बिल्कुल, हर कंट्री का अपना डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्लस हर स्टेट की और हर एरिया की जो डिफरेंट पाथवेज प्रोग्राम्स इन्वेस्टमेंट के होते हैं उसकी भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके अंदर सिर्फ प्रोग्राम आपकी सेटलमेंट का है या आप अपनी फैमिली को भी लेकर सेटल कर सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज. कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, बोथ कंट्रीज आर अलाउइंग. बल्कि अगर आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाते हैं तो येस, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज विल अलाउ यू टू सेटल विद द फैमिली. सो बट येस, ऐसा इट डिपेंड्स कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं विच विल अलाउ यू टू सेटल डायरेक्टली, मीनिंग गिविंग यू permanent residence directly, but in some countries where you have to go, you have to spend some time over there, and then it will lead to the permanent residency and the passport. इसके बेसिकली आपको तो चलो बेनिफिट है ही है, तो आपकी फैमिली के लिए बेसिकली क्या क्या अलाउंसेस या क्या क्या फैसिलिटेशन वो प्रोवाइड करते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सच अमाउंट ऑफ मनी इन देयर कंट्री? ओके, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लेट्स से इफ देयर इज एन इंडिविजुअल हु इज मैरिड, हैविंग 3 kids, 4 kids, and the kids are studying. Of course, in Pakistan or any other country, education is not a very cheap commodity. It's a huge expense that everyone is making, and plus at the same time medicals. Many people struggle with do the finances with all these medical and education expenses for them, for their spouses and their children. So these countries provide you free education up to high school, like Canada and Australia. Plus they provide you child care allowances, so you can take care of your children's other activities other than their education, right? Plus you get free medicals for the whole family, so you don't have to worry about the medical expenses. So this is like one of the good benefits that you get. Unemployment benefit, if you lose a job you still get paid. It's like one of the benefits that you get. Along with that, you're getting permanent residence and you're getting a passport also. That itself is a benefit, which because it will allow you to go anywhere in the world. So basically जब आपके पास दुनिया की access आ जाती है, then it is very easy for you to find the right country to do business, to do skilled worker, if you want to go there and work. So it gives you all options basically. तो एक जनरल सा सवाल है जो एक आम लोगों से अक्सर सुना भी है मैंने कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो सस्ता है, जो वर्क वीज़ा है वो ज़्यादा महंगा है, और इन्वेस्टमेंट के लिए तो ऑफ कोर्स ही बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. तो व्हाई आर दीज टू वीज़ाज डिफर सो मच कि आप मतलब अगर
जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, या इट्स जस्ट अ कंसल्टेंसी थिंग कि आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। आप समटाइम्स जिसको बोलते हैं कि लक जो है वो काम कर जाती है, उनकी जॉब अप्लाई हो जाए और देन दे प्रोसेस देयर वीज़ा विद द कंसल्टेंट और विदाउट अ कंसल्टेंट, और वो जाते हैं और वो जाके वहाँ पर फिर वीडियोज़ बनाते हैं कि भाई इतना कोई प्रोसेस या इतनी कोई लंबी चौड़ी हम लोगों की फ़ीस वगैरह हम लोगों ने नहीं बनी, हम लोगों की बड़ी ईजीली जॉब होगी, ख़ासतौर पर शेंजियन कंट्रीज़ में। तो वाई स्टूडेंट वीज़ाज आर less expensive than a job visa? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ परसेप्शन। हमारी इंडस्ट्री में हम डेली बेसिस पे बहुत सारी परसेप्शंस इनकाउंटर कर रहे होते हैं, एंड व्हाट यू जस्ट डिस्क्राइब्ड इज़ वन ऑफ दोज परसेप्शंस कि जी कुछ लोग हमारे पास आते हैं विद अ परसेप्शन कि जी स्टडी वीज़ा सस्ता है, स्किल वर्कर महंगा है, और इसमें जो रिलायबिलिटी का ऑप्शन जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं और स्किल माइग्रेशन में कम है। एक्चुअली देखिए ये सब परसेप्शंस हैं। व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट, अगर आप एक्चुअल में कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ वे मच मोर देन द स्किल माइग्रेशन, ओके, बिकॉज स्किल माइग्रेशन में आपको यूनिवर्सिटी को कुछ पे नहीं करना होता। मोस्ट पीपल व्हाट दे थिंक कि जी हमें कंसल्टेंट को क्या पे करना है, ये उसको एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू पे टू द यूनिवर्सिटी एंड यू हैव टू बेयर द लिविंग एक्सपेंसेस एज वेल। सो इफ़ यू डू द कॉस्ट कंपैरिजन, ऑफ कोर्स study visa is a more expensive option, but depending upon the scenario, अब एक स्टूडेंट को अगर फेवर कर रहा है स्टडी वीज़ा ऑप्शन तो उसके लिए वही ऑप्शन बेस्ट रहेगा, और एक स्किल वर्कर के लिए अगर स्किल माइग्रेशन बेस्ट रहेगी तो उसको उसी राउट के थ्रू जाना चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द द क्राइटेरिया एंड द पर्सनस प्रोफाइल। प्लस एक परसेप्शन हमारे पास ये भी आती है, फॉर एग्जांपल जनरली लोगों को ये आइडिया ऐसे होता है कि शायद हम स्टडी वीज़ा से अप्लाई करेंगे तो हम जल्दी जा सकते हैं वहाँ पर और हम जल्दी सेटल हो सकते हैं, विच एक्चुअली इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ़ यू गोइंग देयर ऑन अ स्टडी वीज़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जस्ट ओनली अ स्टडी वीज़ा, देयर इज़ नो अश्योरेंस दैट इट विल बी कन्वर्टेड टू अ वर्क परमिट, एंड फॉर एग्जांपल अगर वो वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाता है देन देयर इज़ नो अश्योरेंस दैट इट विल लीड टू अ परमानेंट रेजिडेंस। सो actually you're spending 3-4 years in uncertainty. You're not certain that whether you will be a permanent resident, whether you apply as a skilled worker. At the same time you can get the permanent residence directly. So it's about choosing the right option. आपका गोल क्या है? It's जो first you have to decide कि आपका गोल क्या है. Of course, because if you are not sure about your goal and if you're not approaching this migration process as per your goal, then you will end up having the wrong process and it will put you in a very wrong state for your future, and you will waste a lot of money and a lot of time, which is very crucial for most of the people. So one has to decide and one has to apply through the right process. जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी एज में बेसिकली अप्लाई करना चाहिए कि यार अब जो है वो इट्स माय बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर दिस कंट्रीज, एंड जो एक जनरल स्किल्ड वर्कर है उसकी कौन सी एज लिमिट है, या एज लिमिट होती ही नहीं है इनकी कि आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हो? देयर आर सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन दीज कंट्रीज़ के आप इस एज तक जो है वो अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद फिर कोई दूसरा क्राइटेरिया होगा या कोई दूसरा प्रोग्राम होगा उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बट फॉर द स्टूडेंट व्हाट इज़ द आइडियल एज एंड व्हाट इज़ द आइडियल एजुकेशन फॉर देम टू अप्लाई इन दिस कंट्रीज? देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ है कि एज इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न हेयर, इट्स अबाउट द गैप ऑफ योर स्टडीज़। व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टडी वीज़ा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी एन ऑप्टिमल स्टूडेंट लुकिंग फॉर अ स्टडी वीज़ा ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं और आपने ग्रेजुएट किया 2015 में, आप 4-5-6 साल काम करते रहे, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते रहे और आप स्टडी से बिल्कुल भी मुंसलिक नहीं थे, एंड देन सडनली यू जस्ट केम अप विद एन आइडिया कि अब मुझे स्टडी को कंटिन्यू करना है या कुछ नए प्रोसेस के लिए जाना टू द इमिग्रेशन। इट डजंट साउंड राइट, इट डजंट मेक सेंस। सो येस, इट्स नॉट अबाउट द एज और एनीथिंग, बट येस ऑफ कोर्स वन शुड बी a legit candidate to apply for a study visa. So majority of the people who get rejected, it's because of this is the main reason why it happens. So अगर आप अप्लाई करना ये भी तो होता है कि इनके पास कुछ एक कन्वीनियंट रीज़न नहीं होती बताने के लिए कि भाई हम लोगों ने इस वजह से आई डोंट, या ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते इस तरह की कन्वीनियंट रीज़न। नहीं, ऑफ कोर्स देयर इज अ स्पैन ऑफ एक्सेप्टेंस, देयर इज अ लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस कि आप एक लिजिट रीजंस के साथ आ जाएं कि हम इस वजह से नहीं कर सकते थे, बट दैट
is where you're putting your application in the hands of immigration officer totally. It's his discretion whether he will find that reasoning acceptable or not. What if he doesn't? Then you're not getting through. So it's like that. So better not get into that situation if you want to go to one of the countries as a student, as on a study visa. The best thing is to apply at the right time, which is basically right after getting your program completed. For example, अगर आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है, so you should apply for the bachelor's degree. अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है, right away you should apply for the master's degree. तो अगर एक स्टूडेंट, what are the basic ways of for a student to apply in these countries के मेरे लिए जो है वो ये बेस्ट प्रोग्राम है to himself or herself कि यार ये मेरे लिए जो है वो बेसिक एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं अप्लाई कर सकूँगा, या आपकी मार्केट रिसर्च एज यू सेड कि आपको पता होगा बेसिकली कि एक स्टूडेंट के लिए जो है वो ज़्यादा आइडियल प्रोग्राम जो है वो ये होता है जिसके थ्रू वो एक अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर सकता है और उसके बाद एक अच्छी उसको इन द मीन टाइम स्टडीज़ के साथ साथ उसको जॉब भी एक अच्छी मिल सकती है, एंड देन इट रियली ईजी टू गेट द PR एट द सेम टाइम आफ्टर द एजुकेशन. तो आपको क्या लगता है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बेसिक वेज क्या हैं अप्लाई करने के लिए इन दीज कंट्रीज़? ओके, सबसे पहले तो देखिए, मैं किसी भी स्टूडेंट के लिए रेकमेंड ये करूँगा. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने हाई स्कूल कंप्लीट किया है. ही मस्ट बी हैविंग सम इंटरेस्ट. उसका कोई इंटरेस्ट होगा, उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होगा, उसको हो सकता है मेडिकल में इंटरेस्ट हो, उसकी कोई भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है. सो उसको रिसर्च करना है कि मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी कंट्री उसके लिए बेहतर है, उसके फ्यूचर के लिए बेहतर है. Let's say he finds out that country. Now he has to find out what study program is the best option for him in the universities and everything. So when he will find that right option, he will be able to go for it. अब इसमें क्या होता है कि selecting the country part तो students कर लेते हैं, but जो next part है selecting the programs and the universities, this is where also you need some experts help. So it's always encouraging for the students. It's always better relaxed option for them to choose one of the consultant or advisor who can help them to select and go to one of these countries. अच्छा, कितना मतलब बेसिकली वक्त लगता है एक जनरल स्किल्ड वर्कर को माइग्रेट करने में टू कनाडा ख़ास तौर पे, और उसका आगे स्कोप क्या होता है बेसिकली, क्या क्या फैसिलिटेशन जो है वो कनाडा प्रोवाइड करता है एक जनरल स्किल्ड वर्कर को, और कितना टाइम लगता है उसको बेसिकली सेटल हो जाने में? ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट द माइग्रेशन प्रोसेस टाइम, ठीक है, वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप किसी भी माइग्रेशन प्रोसेस में किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, देन यू हैव टू वेट फॉर द राइट अमाउंट ऑफ टाइम विच इज़ डिज़ाइंड और डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी. सो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने खुद ही एक टाइम डिसाइड किया होता है कि इसी टाइम के अंदर आपका केस प्रोसेस होगा, वेदर इट इज़ एक्सप्रेस एंट्री और वेदर इट्स the RNIP or AIP, whichever program you're applying. So you have to wait for the right set of time. Okay, approximately जो हम time कह सकते हैं, one should be okay with at least 1 year of time, because इसमें ऐसा नहीं है कि आप apply करेंगे and the next day you will get the results. This is a process that takes time, and it's a process of patience basically. So one has to apply through the right process. और जब आप राइट प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइमलाइन भी उसका रिव्यू करना है कि उसके टाइमलाइन के मुताबिक होगा. फॉर एग्जांपल, तो मेजरली जो प्रोग्राम्स वर्कआउट करते हैं वो बिटवीन 1 to 2 years, ये एक अप्रोप्रिएट टाइम आप रख सकते हैं. मतलब इतना लगता है, क्योंकि आमतौर पे जो है लोग अगर 1 साल या 2 साल लग जाते हैं और उसके बाद अगर उनका रिफ्यूज़ल आ जाता है तो वो बेसिकली सारा ब्लेम कंसल्टेंट पे डालते हैं कि भाई इसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी. तो बेसिकली जो है वो इतना प्रोसेस होता है उनका, ये उनका क्राइटेरिया है. देखिए, इसमें सिंपली आप ये समझ लीजिए, जल्दी का काम शैतान का. सो अगर आपको अच्छी आउटकम चाहिए, इफ़ यू वांट अ प्रॉपर रिजल्ट, यू हैव टू अप्लाई थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस and you have to wait. It's a time taking process, and there are certain authorities which are going to approve your application. So आपको उसके लिए wait करना है right process के लिए, और अगर आप wait करेंगे तो कोई भी कैंडिडेट है उसी के लिए ये बेनिफिशियल है. ठीक है. सो कंसल्टेंट या जो भी एडवाइजर्स होते हैं, इफ़ दे आर द लेजिट पीपल, अगर वो कोई फ़नी बिजनेस नहीं कर रहे,
दे विल टेल यू दिस टाइमलाइन, दे विल टेल यू इट वेरी क्लियरली, एंड उसको फिर एक्सेप्ट करना, या मुझे भी क्योंकि अपनी लाइन ऑफ वर्क में कई दफ़ा ऐसा फेस करना पड़ता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए टाइमलाइन एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है कि मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं अपने फ्यूचर के लिए जा रहा हूँ एंड इट इज़ टेकिंग दैट लॉन्ग, सो आई माइट एज वेल नॉट डू इट, आई माइट एज वेल इन्वेस्ट इन सम बिजनेस. सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, बिकॉज आप अपने कैरियर को दाव पे लगा रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को दाव पे लगा देते हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैविंग सम पेशेंस. For patients there are for patient people there are all kind of rewards. So वो rewards लेने के लिए yes you have to apply, you have to give it a time. When the timeline will be complete you will get the results. Right, okay. अगर आपके बारे में पूछूं, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछूं, कई सारे क्लाइंट्स आपने डील भी किए होंगे और कई सारे अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, कई सारे बुरे क्लाइंट्स भी आते हैं. दो कोई ऐसी चीज़ बताइए, दो क्लाइंट्स की कैटेगरीज बताइए कि इस तरह के क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा क्रूशल होते हैं और इस तरह के क्लाइंट्स जो है वो ज़्यादातर अनसेटिस्फाइड होकर जाते हैं, या कुछ जो होते हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं. कई सारे आते हैं. डू यू हैव एनी दीज काइंड ऑफ क्लाइंट्स इन योर एक्सपीरियंस? डू शेयर विद अस. ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप मार्केट में हैं, जब आप यूर इन अ बिजनेस, यू विल मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल, ओके, बट सिर्फ इतना ये ज़रूर होता है. देखिए आप जब किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग कंसल्टेंट हो या कुछ भी हो, आपका काम है कि आप उससे वो एक्सपेक्टेशन कायम करें जो कि वो कर सकता है. फॉर एग्जांपल द वर्ड कंसल्टेशन, इट मींस, अगर उर्दू में इसको देखें तो इट मींस मुशावरत. फॉर एग्जांपल मुशावरत के लिए आप जाते हैं. अब अगर आपने मुशावरत से ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर ली एक कंसल्टेंट से, तो वो शायद आपकी गलती होगी कि ये शायद मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है. बिकॉज नो, दैट पर्सन राइट देयर, सिटिंग राइट देयर, इज़ टू गाइड यू टूवर्ड्स द राइट पाथवे एंड द राइट प्रोसेस. यस, शायद वो आपके एप्लीकेशन भी प्रोसेस करेगा, but that is all that he can do. He cannot force any of the government authority to give you the visa. ये एक ऐसी expectation है जो कि अगर X number of people अगर लगा लेते हैं किसी के साथ भी, and in the end in the end they don't have any results, so उस पे अगर वो annoy हो जाते हैं या agitate हो जाते हैं, तो I think it's a little bit their fault also. Because आप जा रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, आप एक कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं और आप एक एडवाइस लेने जा रहे हैं और एडवाइस वो आपको दे रहा है. बट अगर इसके साथ आपकी एक्सपेक्टेशन ये भी बिल्ड हो जाती है साथ ही साथ कि ये बंदा मुझे किसी न किसी तरीके से डेस्टिनेशन कंट्री तक पहुंचा देगा, इट इज़, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग assumption for one to have which people should not have. Yeah. अच्छा, ये जो जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं या साइप्रस वगैरह हो गई या ये यूके, अपना यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्रीज़ हैं, इनकी बेसिकली जो है वो प्रोफेशंस के हिसाब से कौन सी, मतलब जो कैटेगरी है जो उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इस तरह के बंदे चाहिए असाइड फ्रॉम द लेबर? अगर लेबर तो ठीक है, वो तो मतलब हर तरह का बंदा कर ही सकता है, लेकिन बेसिकली जो प्रोफेशंस हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशंस हैं, वो उनकी जो है वो कौन से कंट्रीज़ में जो है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है? कौन कौन से जो ममालिक हैं वो उनको कौन कौन से प्रोफेशंस जो हैं बेसिकली फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड रिक्वायर्ड? ओके, देखिए इस सवाल का जो जवाब है, इट रिलेट्स टू द जॉब मार्केट ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री. अब जब जॉब मार्केट की बात आती है तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कंटिन्यूसली इवॉल्विंग होती है, ये कभी स्टेबल नहीं रहती, ये कभी एक जैसी नहीं रहती. फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ और जो दूंगा, इट डज़ नॉट मीन कि ये कांस्टेंट रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3 months और 4 months और 1 year और लाइक दैट, ठीक है. सो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. आप राइट नाउ की अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं उसका आपको ब्रीफली आंसर दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा की गवर्नमेंट ने अभी कुछ 5 कैटेगरीज जॉक डाउन कर ली हैं और उसमें से ही वो लोगों को प्रेफर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो लोग फ्रेंच जानते हैं, वो उनकी एक प्रेफरेंस है. इसके अलावा हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोफेशन, जो लोग हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, जिसमें नर्सेस हैं, केयर गिवर्स, नर्सेस. इसके अलावा ऑल काइंड ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस, दे आर हाईली इन डिमांड राइट नाउ. प्लस इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और भी जितने ट्रांसपोर्ट मैनेजर्स, डिफरेंट किस्म के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं,
उनके प्रोफेशंस हाईली इन डिमांड हैं, ठीक है। इसके अलावा trade is one of the highly considered occupation in Canada. Then STEM qualification, engineers, civil engineers उसमें हैं। इसके अलावा different किस्म के IT professions, graphic designers, IT engineers, IT support, ये सारे प्रोफेशंस जो हैं इस वक्त कनाडा में बहुत हाई डिमांड चल रहे हैं। बट देन अगेन कंसिडरिंग द प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट, वन हैज़ टू अप्लाई for the right province, then he will be able to get the right results. अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर इस वक्त इंजीनियरिंग के प्रोफेशंस बहुत हाईली इन डिमांड है, स्पेशली अगर कोई सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, दीज प्रोफेशंस आर हाईली बीइंग कंसिडर्ड ओवर देयर। सो यस, वो प्रोफेशंस बहुत इन डिमांड चल रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु यूज़ द ऑप्शन ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स, तो वहाँ पर मूव करने के लिए लोग वर्क परमिट का ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिसमें इस वक्त अगर आप देखते हैं तो ब्लू कॉलर में आपको जॉब्स मिल जाती हैं, जैसे कि कारपेंटर है, टाइल फिक्सर है, मेसन है, इलेक्ट्रीशियन है। इसके अलावा पैकेजिंग के जॉब्स होते हैं डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ हैं शेंजन कंट्रीज़, उसमें इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ भी हैं। सो जहाँ पर finding a job in the market is quite easy because they need people. And they pay pretty good, right? Yes, of course. Comparatively, it's a very good salary. See, considering अगर आप अभी सिचुएशन पाकिस्तान की अगर आप देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो सैलरीज आपके ख्याल में एक लेबर ले रहा है वो क्या है? He's basically hand to mouth, right? He's struggling to make it basically. So if the same person is able to earn around 1,000, 2,000 euros, so of course it's a very good option for him. So yes, of course, it's a career advancement. It's a huge career advancement for the people from one of these countries like Pakistan, India, Sri Lanka, and the Gulf countries, if they want to move to one of these countries. Yeah. तो इस तरह का बंदा अगर जिसके पास सिर्फ एक स्किल है, he is not that well educated in himself, so ऐसा कोई बंदा क्या माइग्रेशन के बारे में इन दिस काइंड ऑफ कंट्रीज मूव मतलब सोच सकता है इसके बारे में कि लेट्स से कि अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने एजुकेशन जो है वो फॉर सम रीज़न नहीं हासिल कर सका, लेकिन मेरे पास एक हाईली स्किल है मेरे पास, ठीक है, काम करने के लिए, तो क्या एम आई कंसिडर माई सेल्फ एलिजिबल टू मूव दिस काइंड ऑफ कंट्रीज और नॉट? Yes. See, considering the eligibility, it's not about whether a person considers himself eligible or not. It's about the destined country's requirement. Oh, okay. But yes, for example, अगर आपके पास education नहीं है, आपको work experience नहीं है, then you have to experience है मेरे पास, work experience ठीक ठाक है. Okay. See, I have to understand work experience. Having work experience means that you have the right set of qualification. For example, आप किसी को डॉक्टर नहीं मानते उस वक्त जब तक उसके पास डिग्री नहीं होगी, राइट? वेदर ही वो क्लिनिक ओपन भी कर लेता है और वो काम भी कर रहा है, as long as he doesn't have the right credentials, he is not a doctor. So these things may work in Pakistan, हमारी countries में. No, the kind of skills I'm talking about is the carpenter or a car mechanic and this kind of categories, See, first of all, इन लोगों के लिए, इन categories के लिए, it's very highly recommended that they move to European countries, because this is where they will not face the challenge of going for a language test. Because हमें पता है कि इस categories में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक language test clear करना या उनके लिए highly education लेकर आना बहुत challenging होगा, और इतने लोगों के पास होती भी नहीं है. So उनके लिए Europe is the best option, because currently those countries do not ask for such credentials, so it's preferred that they go to one of these. मतलब पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसको आप ये कंसिडर कर सको कि वो एलिजिबिलिटी या कोई वे उसके लिए नहीं है बाहर माइग्रेट करने का? लेट्स से अगर कोई बंदा, जिस तरह मैंने अभी आपसे पूछा कि भाई एक बंदा है जिसके पास स्किल है और उसके पास एजुकेशन नहीं है, वो भी मूव कर सकता है. जिसके पास एजुकेशन है और स्किल नहीं है, वो भी मूव कर सकता है. बिजनेस वाले तो मूव कर ही सकते हैं. मतलब देयर इज़ नो वन इन पाकिस्तान हु कैन थिंक्स हिमसेल्फ कि मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है और स्किल है. मतलब you have every opportunity. Anyone can move to any of the countries other than the person who doesn't want to move. Right. तो फिर okay, let's talk about the dark side of it. कि अगर एक बंदा है जिसको पता है कि भाई मेरे पास स्किल भी है, मेरे पास लेबर भी है, मैं काम भी कर सकता हूँ, all that, तो why do people take the wrong way of it? Like I'm talking about the donkey and the people who move to these kind of countries illegally. So why they take these kind of steps?
ओके इसमें मैं सबसे जो मेन चीज़ आपको कहूँगा, देखिए कोई भी शख्स अपने करंट कंट्री को नहीं छोड़ता अनलेस ही फेसेस सम सर्टेन सिनेरियोस जिसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ एक स्पेसिफिक किस्म का सिनेरियो बन जाता है जिसके बाद इंसान आकर एक फाइनल एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जिसके बाद उसको एक डिसीजन लेना होता है. नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स टू दैट सिचुएशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन will look for any option that is available to him. And उस vulnerability का basically ये जो scammers हैं, ये जो fraudulent people हैं, they take advantage of that situation. So what they basically do, they will guide him कि जी ये सबसे easy pathway है, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना और इसमें किसी किस्म का risk involved नहीं है, and these kind of things they will tell and they will basically misguide them. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स वो जो जैसे कहते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन वो प्रेजेंट इस तरीके से करेंगे कि उसको सोना बनाकर प्रेजेंट करेंगे एंड द पर्सन विल थिंक, ओह इट्स अ पीस ऑफ केक, एंड दैट्स व्हाई दे मेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस. एंड वी हैव सीन ओवर द ईयर्स, आई थिंक ये मिसाल देना भी बड़ा अब तो खैर इट्स वेरी कॉमन, जो हम रिसेंट पास्ट में देख चुके हैं पाकिस्तान में, जो एक इंसिडेंट एक हुआ ग्रीस के करीब, जो एक बोट का इंसिडेंट हुआ, और इसके अलावा जो डेली बेसिस पे हम इंसिडेंट देख रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स द वर्स्ट ऑप्शन टू टेक. और मैं बड़ा क्लियरली लोगों को ये कहूँगा कि रादर देन गोइंग फॉर सच ऑप्शन, यू स्टे इन योर होम कंट्री इफ़ इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर यू. आप इसी अमाउंट ऑफ मनी जो कि आप इस तरह के रॉन्ग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के, एंड यू एंड अप हैविंग लॉस ऑफ योर लाइफ एंड लॉस ऑफ योर ऑल द टाइम एंड एफर्ट एंड मनी, आप लिजिट ऑप्शंस में अप्लाई करें. ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा, you might get through, you might not get through, but at least you will not lose your life. At least you will not be risking your life. So there are legit pathways. There are very, very good pathways available, and there's always an option available to migrate through a proper channel, through a proper process, right? But अगर आप ये कहेंगे कि मुझे आज ही ऑप्शन चाहिए और मुझे आज ही मूव करना है और मुझे कम से कम अमाउंट में मूव करना है, at any cost मूव करना है, so these are the things that will make you end up in a very very bad situation. नहीं, कम से कम मैं इनकी जो अमाउंट जो यहाँ पर सर्व हो जाती है, क्योंकि कई सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, कई सारे मतलब बंदों के इंटरव्यूज़ भी देखे हैं इस तरह के, जो मूव करते हैं यहाँ से और वहाँ जाके फिर उनको अबडक्ट कर लिया जाता है, एंड देन दे डिमांड अ लॉट ऑफ मनी फॉर देम. तो जितनी उनका जो एक्सपेंस यहाँ से हो जाता है, मेरे ख्याल में वो भी कंपैरेटिवली इन अ लीगल कंपेयर टू द लीगल वे जो है वो उसी अमाउंट में आप एक लीगल वे जो है वो उसको अडॉप्ट करके आप उसके ऊपर चल के आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो, राइट? तो स्टिल जो है वो कई सारे लोग जो है वो मतलब कितने सारे जो है वो वाक़े हो चुके हैं, बट स्टिल लोग जो है वो अभी भी उसी राह को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं. उसमें सबसे मेजर जो चीज़ होता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस एंड पीपल आर स्केर्ड ऑफ दोज प्रोसेसेस, व्हिच आई थिंक फॉर एग्जांपल आपने एम्बेसी को फेस करना है अगर आप लीगल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है लोगों को कि जी इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट. Even though I have seen people with very limited set of credentials, limited set of qualification going to the embassies and getting it done. So but still there is a perception in the people that it cannot happen. So uski wajah se bhi majorly ye challenges aate hain. Okay, so finally before we wrap this up, I have a few questions to you. We've talked about what to do when you get there, but we haven't talked about what not to do when you get there. So what are those major things basically you would like to advise to those kind of people who have some thoughts to when they get there and they have to earn some extra money or to get settled as soon as they can, तो उन लोगों के लिए क्या basically आप advise करते हो that what not to do when you get there? ओके देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर द कंट्रीज विच अलाउ यू टू गेट परमानेंट रेजिडेंस, राइट? एंड उसका टेन्योर कितना होता है वैसे परमानेंट रेजिडेंस का व्हेन यू गेट देयर? 5 years टेन्योर होता है, एटलीस्ट जो है वो 5 years. यस, बट देखिए इसमें सबसे बड़ा एक जो कि मिस्टेक लोग करते हैं कि व्हेन दे गेट द परमानेंट रेजिडेंस दे ट्राई टू स्टे इन द कंट्री. वो कहते हैं कि हमें बस वीज़ा मिल गया है, हमें वहीं रहना है, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ अ मिस्टेक बिकॉज दीज कंट्रीज डू अलाउ यू टू कम बैक.
they do allow you, for example, you got your permanent residence and now you can come back, you can find a job and then you can move back there. But they want to Most of save the the money people of the don't ticket, even no? know about it, and the people who know about it, they don't do that. They say okay जी अब कनाडा में पहुंच गए, अब हम हमारा जीना मरना यहीं पे Again, मैं है. वही कह रहा हूँ, they want to save the money of the ticket, the travel Yes, expense. but see, the amount of the ticket is costing you a lot more than that. For example, you are an engineer, okay? You were working as an electrical engineer in Pakistan. You got your permanent residence of Canada. अब आपने कहा जी मुझे यहीं रहना है, मैं और जॉब भी करूँगा, ठीक? आपने अपना करियर चेंज कर लिया, स्विच कर लिया, और अब आप एक फूड काउंटर पे काम करना शुरू कर दिया. As an engineer. As an engineer. So now you continue working and you have destroyed your career, and now you are an engineer in Pakistan and now you are working in Canada as a food counter attendant. So of course that is not the pathway. That is not how the government of Canada wants you to come. That is not why they have given you the permanent residence. So they would have expected you to come over there, get your permanent residence, and if you can stay over there, find a job, well and good. Otherwise you can come back to your source country, and then you can search for a job, the right job that you need. For example, if you're an electrical engineer, you do the licensing, you do the license of the requirement, the required license, in the different provinces, whatever the requirement of the profession is. You do that, you move back, and then you start working in the right profession. That is the right way to move to one of these countries. So plus इसके अलावा जो majority of the people आप देखते हैं, जिसमें हम एक बहुत बड़ा challenge कनाडा में देख रहे हैं, बहुत सारे students वहाँ पे move करते हैं. They initially move over there in some study program. They leave that program and then they join some diploma programs. वो अपना program complete नहीं करते, they don't complete their attendance, and in the end they end up having when the immigration verifies their credentials, so they are running short of the credits and the hours that they need to study. So उसकी वजह से उनको permanent residence हासिल करने में भी मुश्किलात होती हैं. So these are the things. When you're making a commitment, when you are applying for a process, when you're making a commitment to the government of Canada also कि जब हम वहाँ जाएंगे हम ये करेंगे, one should stay with that. One should do it. Then only you can stay there with ease. Yeah. Okay. So the last question of mine is again for the people who thinking to migrate to these kind of countries, highly countries through a wrong way. उन लोगों के लिए क्या मतलब बेसिकली आप एडवाइस करोगे कि आप अगर इस तरह का सोच भी रहे हो कोई स्टेप उठाने का, इवन दो कि आप लोगों को सारे वाक़यात के बारे में पता भी है कि ये चीज़ होने वाली है, तो बेसिकली आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि यार मतलब आप उनको ये बताओ कि जो अमाउंट आप यहाँ पे सर्व करने जा रहे हो उसका अल्टरनेट प्रोग्राम आप क्या ऑफ़र करोगे कि अगर वो आपसे रब्ता करते हैं कि भाई हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू देम राइट नाउ कि अगर वो इस तरह की स्टेप लेने के बारे में सोच भी रहे हैं तो. ठीक, देखिए मैं एक कोट है जो कि इट हैज़ बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, इट्स ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक अ क्लीशे, बट मैं भी उसे ही रिपीट करूँगा, दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स. Whenever you apply for immigration also, just like in any other aspect of life, there is no shortcut. You have to apply, you have to get through the right process in the right time. So ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें मैजिक बॉक्स खुलेगा और आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा. आप अगर एक चीज़ को समझ लीजिए कि आप ये जो इलीगल पाथवेज जब आप ऑप्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं. आपकी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट ना तो माइग्रेशन है ना कोई और चीज़ है. सो वन शुड नेवर अटेम्प्ट दीज ऑप्शंस. बट लेट्स से अगर आप ये कर भी रहे हैं, लेट्स से यू गेट थ्रू, लेट्स से यू गो टू वन ऑफ दीज कंट्रीज, यू विल बी लिविंग योर लाइफ इन हाइडिंग. सो ऑफ कोर्स वहाँ पहुँचने के बाद भी आई सजेस्ट पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, दे आर मोर देन वेलकम टू डू योर रिसर्च. कि वहाँ पहुँचने के बाद भी अगर कोई लोग इन पाथवेज, इन गलत रास्तों के ज़रिए वहाँ पहुँचे तो क्या वो वहाँ पे सेटल हुए हैं, क्या उन्होंने कुछ बना लिया है? ऑफ कोर्स नॉट, दे स्टिल स्ट्रगलिंग. एंड करंटली वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट एज. अगर कोई आज से 60 साल पहले गया था और आज उसके बच्चे वहाँ पर सेटल हैं, यू कैन नॉट कंपेयर दैम विद द करंट सिनेरियो ऑफ कोर्स. सो आज टाइम बदल चुका है एंड वी हैव टू चेंज एज वेल. आवर लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपको सबसे पहली चीज़ कि अगर आप माइग्रेशन कंसिडर कर रहे हैं, गो फॉर द राइट पर्सन, search for the right person who can guide you, who can help you towards the right pathway. And if you're not, God forbid, if you're not able to find the right person, then stay home.
it's better to stay home and work Pursue for your your life. life, pursue your life, rather than putting yourself in danger and your family in a lot of tension and jeopardy. It's very safe that you stay home and you hope for the best. उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. और आपके भी अगर कोई सवालात हैं किसी किस्म के, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. इनका सोशल मीडिया जो है वो भी मैं पिन डाउन कर रहा हूँ. और अगर आप इनसे डायरेक्टली कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इनके सोशल मीडिया पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग. आपको अगर कोई स्किल के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्वेश्चन पूछना हो, तो डू आस्क हिम और आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आपको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़. एंड थैंक यू सो मच.